ठीक है लोगों, हर गुजरते साल के साथ ये और भी साफ होता जा रहा है कि बहुसांस्कृतिकता हमेशा काम नहीं करती, अगर कभी करती भी हो। खासकर जब आप कम विकसित सभ्यताओं के लोगों को अपनी अधिक विकसित सभ्यता में लाते हैं, तो यह लगभग कभी भी काम नहीं करता। तो जापान, जिसे हम सब जानते हैं, बहुत अनुशासित, साफ सुथरा, समृद्ध देश है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ समस्याएं नहीं हैं। वहाँ भी समस्याएं हैं। जन दर गिर रही है, जैसे अन्य विकसित देशों में। वहाँ आत्महत्या की दर ज्यादा है, काम का तनाव, एनीमे और पोर्न भी है। उनके पास कई समस्याएं हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये स्थानीय हैं और सिर्फ स्थानीय लोग ही इन्हें सुलझा सकते हैं। अगर वे बलात्कार, हत्या और हिंसा जैसी पुरानी समस्याओं को कम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वे ज्यादा काम, कम इंसानी मेलजोल और घटती जन दर जैसी आधुनिक समस्याओं का भी हल निकाल सकते हैं। वे इसका हल निकाल सकते हैं या इस प्रक्रिया में सिमट सकते हैं, लेकिन वे दोबारा उभरेंगे, क्योंकि संस्कृतियां समय के साथ बदलती रहती हैं। 1950 और 60 के दशक की जापानी संस्कृति, जब उसकी आबादी तेजी से बढ़ रही थी, अब वैसी नहीं रही। यही हाल पश्चिमी देशों में भी है। लेकिन जब हमारी जन्म दरें बेहद कम स्तर पर पहुंच जाएंगी, तब मुझे यकीन है कि लोग इसके बारे में कुछ करना शुरू कर देंगे। लेकिन पश्चिमी देशों का यह विचार कि तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोगों को लाकर हमारी जनसंख्या वृद्धि की कमी को पूरा किया जाए, लगभग निश्चित रूप से काम नहीं कर रहा है। देखिए बेल्जियम, फ्रांस, लंदन में क्या हो रहा है। ये जापान में बहुत हाल तक नहीं हो रहा था। तो कोविड के बाद जापान ने वास्तव में कम विकसित संस्कृतियों के लोगों को लाने के विचार पर विचार किया। मुझे खेद है ऐसा कहने के लिए, तो यह उसका नतीजा है। नई जापानी प्रधानमंत्री वो कह रही है कि हमें इसे उलटना होगा। लेकिन इसे देखिए, डॉक्टर और इंजीनियर भी टोक्यो पहुंच चुके हैं। जरा देखिए, जापान में आप कभी मूल जापानी लोगों के साथ ऐसा नहीं देखेंगे। यीशु को कुछ भी नहीं करना है, हमेशा। अरे वहां क्या हो रहा है भाई? बूम बूम। चलो, लो हो गया। बूम बूम। नहीं, स्ट्रीट फाइटर का रयू। ये कोई पश्चिमी पर्यटक है जो इसे फिल्मा रहा है। तो जापानी पुलिस ऐसे लोगों से ऐसे ही निपटती है। तो ओ चलो उसे एक इंसानी बुरीटो बना देते हैं। बूम बूम बूम। इसे देखो। उन्होंने उसे इंसानी बुरीटो बना दिया है। हाँ, वे उसे अंदर डालने वाले हैं। इसे देखो, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अगला कदम निर्वासन। हमें ऐसा ही होना पड़ेगा। अगर आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो आपको निर्दयी होना पड़ेगा, क्योंकि जापानी लोग इसे सीख रहे हैं। उन्होंने यह यूरोप में जो हुआ उसे देखकर सीखा है। उन्होंने कहा, लेकिन हमारी जन्म दर दुनिया में सबसे कम है, अब क्या करें? आइए कुछ लोगों को लाने की कोशिश करें। ठीक है, आइए अपनी नागरिक नौकरशाही में जो खाली जगहें हैं उन्हें भरने की कोशिश करें। आप जानते हैं, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। वही पुराना बहाना जो वे हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर और नर्स आ रहे हैं। लेकिन जापान वास्तव में इससे भी बेहतर समाधान निकाल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जापान दुनिया का सबसे ज्यादा रोबोटीकृत समाजों में से एक है, बल्कि सबसे ज्यादा रोबोटीकृत समाज है। मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा रोबोटीकृत समाज है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास मानव श्रम नहीं है, हम इन लोगों को खोते रहेंगे। तो हमें वैकल्पिक समाधानों की ओर देखना होगा। क्यों ना इंसानी रोबोट्स हों। तो ऐसा लगता है कि हर जगह रोबोट्स हैं। ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है जहां हमें वृद्ध देखभाल उद्योग से ज्यादा रोबोटों की जरूरत हो, क्योंकि वृद्ध लोगों को 24/7 निगरानी की जरूरत होती है। उन्हें देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें उठाना पड़ता है, कुछ लोगों की हर समय निगरानी करनी पड़ती है। यह काम तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लोगों को लाकर किया जा सकता है, जिससे बुजुर्ग दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं,
क्योंकि लोग परेशान होते हैं। मैं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन समझ सकता हूं कि नाइजीरिया से कोई महिला आए और बुजुर्ग व्यक्ति बार बार बिस्तर गीला करे तो उसका परेशान होना स्वाभाविक है। मैं यह बात बना नहीं रहा हूं। मुक्त दुनिया में ऐसे कई प्रलेखित मामले हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा देखा है, यूके में भी सुना है, और लगता है ये हर जगह हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि 92 वर्षीय बार बार मदद मांग रहे हैं। स्टाफ को उन्हें बिस्तर पर लिटाने में 20 मिनट लगते हैं। एक बार देखभालकर्ता होइस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जीन इसकी आदी नहीं थी, इसलिए समझ नहीं पाई क्या करना है। ये लोग देखभाल करता है और वे 92 साल की एक महिला से बात कर रहे हैं। हमें परेशान मत करो। मेरा संदेश वन नेशन के मतदाताओं के लिए है। जब आप 90 साल के होंगे तब आपको खाना कौन खिलाएगा, नहलाएगा और आपका पिछवाड़ा कौन पोंछेगा? और फिर से, मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादातर लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग शायद अपना काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन फिर से जब आप थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो आपके बुजुर्ग माता पिता के लिए क्या बेहतर होगा? दूसरे संस्कृतियों से, यहाँ तक कि आपके अपने देश की संस्कृति से भी लोगों को लाना, ये संभव है कि लोग उनका शोषण कर सकते हैं, तो क्यों न उस प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया जाए? क्योंकि रोबोट दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जब तक स्काईनेट जाग न जाए तब हम सब फंस जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा न हो, रोबोट निराश या गुस्सा नहीं होगा। वो नहीं कहेगा कि ये 5वीं बार है जब मैं तुम्हारा डायपर बदल रहा हूं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। जापान यह अच्छी तरह जानता है और वे रोबोटिक्स के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यही हमें भी करना चाहिए। 3-4 साल में हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होगी। शारीरिक मेहनत वाली नौकरियां सिर्फ 5-6 साल तक चलेंगी। आखिरकार हमारे पास ऐसे रोबोट होंगे जो लॉन काटेंगे या घर साफ करेंगे। हमारे पास रोबो वैक्यूम क्लीनर पहले ही हैं, तो हमें और लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। असल में मैं अब मानने लगा हूं कि अगर हमारी आबादी घटती है तो हमें लगातार बढ़ते रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा आर्थिक मॉडल हमें आबादी बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, कम से कम 1.1 की दर से, और इसी वजह से हम 1.1 की महंगाई स्वीकार करते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही है। हमारी प्रति व्यक्ति जीडीपी विकसित देशों में काफी घटी है, लेकिन एकमात्र कारण जिसकी वजह से हम आधिकारिक रूप से मंदी में नहीं गए हैं वह ये है कि एंथनी एल्बनीज़ी ने एक चीट कोड ढूंढ लिया है, जो है लगातार लोगों को लाते रहना। यही कारण है कि वह अप्रवासन को कम नहीं करना चाहते। लेकिन मेरी दलील है कि रोबोट्स की दुनिया में हमें और मुफ्तखोरों की जरूरत नहीं है। हमें तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से लोगों की जरूरत नहीं है जो अपनी संस्कृति लाकर मूल ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति को दूषित करे। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जापान से सीखो। जापान अभी भी बड़े पैमाने पर आप्रवासन को ना कह रहा है। मुझे लगता है हाल ही में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे जहां वे जापान में मस्जिदों का विरोध कर रहे थे। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी ऐसी चीज को बचाना चाहते हैं जो सच में बचाने लायक है, यानी ऑस्ट्रेलियाई समाज, तो हमें उसके लिए लड़ना होगा, बिल्कुल जापान की तरह।